वेलकम टू रोबस्ट न्यूज़। रोबस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी तगड़ी खबर से रूबरू कराएंगे कि आप जानकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा। यहाँ किराए पर मिल जाती है दूसरों की बीवी, बाकायदा होता है एग्रीमेंट। शिवपुरी। हिंदुस्तान में कई प्राचीन प्रथाएं हैं जो आज भी चल रही हैं। आज जब महिलाओं को आगे बढ़ाने और उनके अधिकारों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, उन्हें बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है, ऐसे में यह प्रथा सभी को झकझोर देती है। ऐसी कुप्रथाओं ने देश को शर्मसार ही किया है। आपको बता रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण के बीच आज भी कुप्रथा के कारण महिलाएं अपने शोषण से आज़ाद नहीं हो पा रही हैं। किराए पर पत्नी, यह शब्द आपको हैरान कर देंगे, लेकिन सच है कि एक साल के लिए कुछ रकम देकर आप दूसरों की बीवी, बहू या बेटी को किराए पर ले जा सकते हैं। दशकों पुरानी यह कुप्रथा आज भी मध्य प्रदेश के कुछ इलाके में चल रही है। दूर दूर से आते हैं खरीदार। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में यह कुप्रथा आज भी चल रही है। धड़ीचा प्रथा के नाम से इसे जाना जाता है। हर साल इस जिले में लड़कियों को किराए पर देने के लिए मंडी सजती है। इसमें दूर दूर से खरीदार भी आते हैं। जिसे जितने समय के लिए लड़की चाहिए वो उसे ले जा सकता है। कई लोग एक साल के लिए महिला को अपने साथ ले जाता है। एक साल उसे अपनी बीवी के तौर पर रखता है, बाद में उसे वापस छोड़ जाता है। आगे आपको बता दें, 15,000 से 25,000 है कीमत। लड़कियों को ले जाने के लिए आज भी इस गांव में मंडी लगती है। कोई 15,000 में ले जाता है तो किसी का सौदा 25,000 से ऊपर लगाया जाता है। इस मंडी में दूर दूर से खरीदार लड़कियों या महिलाओं को लेने आते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं। चाल ढाल से लेकर खूबसूरती भी देखते हैं लोग। यहाँ आने वाले लोग महिलाओं और लड़कियों की चाल ढाल और खूबसूरती को भी देखकर सौदा करते हैं। इसके बाद एक साल के लिए उसकी शादी कराकर विदाई दी जाती है। अब प्रशासन के खौफ के कारण यह दबे छुपे ही चलती है। हालांकि लड़कियों के परिजन अपनी खुशी से साल भर के लिए दूसरे पुरुषों को किराए पर दे देते हैं। इसमें यह कुंवारी लड़कियां भी हो सकती है या किसी की पत्नी भी हो सकती है। यह कुप्रथा ही है जिसे यह लोग आज भी नहीं छोड़ रहे हैं। बाकायदा होता है 1 साल का एग्रीमेंट। इन महिलाओं को 1 साल के लिए देने से पहले 1 साल का एग्रीमेंट भी होता है। इसके लिए 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक के स्टाम्प पर दोनों पक्ष साइन करते हैं। एग्रीमेंट की शर्त लिखी जाती है। इसके बाद ही अपने घर की लड़कियों को सौंपा जाता है। बढ़ाया भी जा सकता है अनुबंध, यानी एग्रीमेंट को बढ़ाया भी जा सकता है, एक्सटेंड करवा सकते हैं। 1 साल के लिए एग्रीमेंट पर जाने वाली महिलाओं के यदि कोई पुरुष ज़्यादा समय भी रखना चाहता है तो उसे अतिरिक्त पैसा देकर एग्रीमेंट बढ़ाया जाता है। खास बात यह है कि किराए पर दी जाने वाली लड़की से शादी करना जरूरी होता है। अब आगे आपको बता दें कि किस लिए ले जाते हैं लोग। किसी को माँ की सेवा करवानी होती है, कोई शादी का नाटक करने के लिए किराए पर ले जाता है, किसी की शादी नहीं हुई है तो कुछ समय उसके साथ बिता सकता है। अब आपको एक और चीज़ बता दें, मध्य प्रदेश राज्य में लिंग अनुपात तेज़ी से बढ़ रहा है और शिवपुरी इलाके में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। खराब लिंग अनुपात होने के कारण इस कुप्रथा को बढ़ावा मिल रहा है। यहाँ इसे धतीच प्रथा के नाम से जाना जाता है। इस कुप्रथा को बढ़ावा देने में महिलाएं भी बराबरी की जिम्मेदार हैं। कई बार पुलिस के सामने भी इस प्रकार की घटनाएं सामने आई, लेकिन महिलाएं ही इन अन्यायों के बारे में खुलकर बात नहीं करना चाहती।
इसलिए कार्रवाई नहीं हो पाती। मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी फैली है यह कुप्रथा। अब आपको कुछ उदाहरण भी दे देते हैं। 2006 में गुजरात के भरूच में नेत्रगंज तालुका में एक मामला उजागर हुआ था। अता प्रजापति नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी लक्ष्मी को मेहसाना में एक पटेल के साथ रहने के लिए छोड़ गया था। उसे 8,000 रुपये महीना किराया मिल रहा था। इसमें भी एजेंट और बिचौलिए ने गरीब परिवार को बढ़ावा देने का काम किया। वे पैसा का लालच देकर महिलाओं को बेचने के काम में दलाली करने लगे। गुजरात के ही मेहसाना, पाटन, राजकोट और गांधीनगर जैसे जिलों में महिलाओं की कमी ने एजेंटों और गरीब परिवारों को पैसा कमाने का एक जरिया दे दिया। बताते हैं कि इस काम में दलाल 65-70 हज़ार रुपये तक कमाते हैं और गरीब आदिवासी परिवारों को उनकी बेटियों के लिए 15 से 20 हज़ार देते हैं। आदिवासी युवा महिलाओं को 500 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक में किराए पर उपलब्ध कराते हैं और यह इस बात पर निर्भर करता है कि युवा महिला का परिवार कितना गरीब है और उसे पैसों की कितनी ज़रूरत है। एक दलाल के मुताबिक 1.5 लाख रुपये से लेकर 2 लाख रुपये प्रति माह कमा रहे हैं। और आपको एक और बहुत बड़ी बात की खुलासा करते हैं, क्योंकि यह है रोबस्ट न्यूज, अंदर तक की खबर को बाहर निकालते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में चलने वाली यह कुप्रथा कई दशकों से चल रही है, जिसे रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं हुए। हालांकि इस दिशा में 1-2 NGO पहल कर चुके हैं। ऐसा लगता है कि गरीब परिवारों की महिलाएं और लड़कियों की कीमत जानवरों से भी गई गुजरी है, यानी भेड़ बकरियां समझी जाती है बेटियों को। केंद्र सरकार की योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद भी हमारे देश में बेटियों को भेड़ बकरियों की तरह समझा जाता है। खबर कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय दें। आपका दिन शुभ रहे। अब हम आपको लेके चलते हैं खबर की दूसरी ओर, जो कि जहांगीरपुर दिल्ली की है। बने रहेंगे चैनल पर। वेलकम टू रोबस्ट न्यूज। रोबस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। आपको हम बता दें कि रोबस्ट का अर्थ होता है बहुत ही तगड़ा, यानी बहुत ही मजबूत और बहुत ही स्ट्रांग, और न्यूज का अर्थ होता है खबर। रोबस्ट न्यूज यानी कि बहुत ही तगड़ा खबर जिसका कोई तोड़ नहीं हो। तो रोबस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। बीते 4 दिनों में जहांगीरपुरी में जो कुछ भी घटित हुआ उसने इस देश की निकृष्टतम और श्रेष्ठतम दोनों तस्वीरों को साफ कर दिया है। इस छोटी सी अवधि में ही हम जान गए हैं कि भारत को पूरी तरह से तबाह कैसे किया जा सकता है। साथ ही यह भी कि अगर उसे बचाना है तो क्या करना होगा। जहांगीरपुरी की घटनाओं ने भारत का निकृष्टतम और श्रेष्ठतम दिखला दिया है। 2 दिनों में ही हमें मालूम हो गया है कि भारत को पूरी तरह से तबाह कैसे किया जा सकता है, और यह भी कि अगर उसे बचाना है तो क्या करना होगा। जो निकृष्टतम था वह भारतीय जनता पार्टी, प्रशासन और पुलिस के वक्तव्यों और कृत्यों में प्रकट हुआ। हिंदी टेलीविज़न चैनलों के पत्रकारों में भी आम आदमी पार्टी ने फिर साबित किया कि यह द्विअर्थी संवादों की कला पर इतनी मुग्ध है कि वह नहीं देख पा रही है कि उसकी चतुराई भी उसकी अवसरवादिता और कायरता को नहीं छिपा सकती। जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन एक हिंसक भीड़ को उन गलियों से गुजरने दिया गया जिनमें ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं। हाथों में तलवार, दूसरे धारदार हथियार, तमंचे लहराते हुए और मुसलमानों को गालियां देते हुए यह हिंसक भीड़ शाम की नमाज के वक्त मस्जिद के सामने हंगामा करने लगा। मुसलमानों ने इस भीड़ को पीछे धकेला, पत्थर चले, रिपोर्ट है कि गोलियां चली। पुलिस के सामने यह सब कुछ हुआ। पुलिस ने कहा कि यह जुलूस बिना उसकी इजाज़त के निकाला गया। ऐसे जुलूस को वह शोभा यात्रा कहती है। गाली गलौज,
बंदूक तलवार के साथ हुड़दंग को अगर हम शोभा यात्रा मानते हैं तो हम भी धन्य हैं। पुलिसकर्मी घायल हुए और लोग भी, लेकिन कैसे, यह पता करने के पहले मुसलमानों की गिरफ्तारी शुरू हो गई। हिंसा के पीछे एक साजिश की कहानी भी गढ़ ली गई। यह सब कुछ दिल्ली पुलिस के चरित्र और उसके इतिहास के अनुकूल ही था। फिर भी हमें कहना पड़ेगा कि कार्रवाई का यह तरीका गलत था, निकृष्ट था। पुलिस ने अपने धर्म का त्याग पूरी तरह कर दिया है। पुलिस ने अपने धर्म का त्याग पूरी तरह कर दिया है। यह भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक परियोजना को लागू करने वाला दंडात्मक बल मात्र बनकर रह गई है। इसमें उसे आनंद भी आ रहा है। सारी प्रक्रियाओं को धत्ता बताकर मुसलमानों के खिलाफ द्वेषपूर्ण हिंसा में भाग लेना, बल्कि उसे कानूनी जामा पहनाना ही दिल्ली पुलिस का मुख्य काम रह गया मालूम पड़ता है। पुलिस ने इस हिंसा के बाद एक बार बयान जारी किया कि बिना अनुमति जुलूस निकालने के लिए उसने विश्व हिंदू परिषद के नेता को नोटिस जारी की। यह भी कि शायद इस अपराध के लिए एक जिम्मेदार नेता को गिरफ्तार भी किया है। पर तुरंत ही परिषद ने पुलिस को सार्वजनिक रूप से उसके खिलाफ युद्ध की धमकी दी। तुरंत पुलिस ने सफाई दी कि नेता से सिर्फ तफ्तीश के सिलसिले में बातचीत की गई थी। ऐसा करके उसने गुंडों के सामने अपना इकबाल खत्म कर लिया। इसकी उसे परवाह नहीं, बल्कि उनके दल भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनकी वफादारी साबित करने का उसे संतोष है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने फौरन प्रचार शुरू किया कि जहांगीरपुरी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध रूप से अतिक्रमण करके रह रहे हैं और इस हिंसा में उनका हाथ है। यह मांग भी शुरू हो गई कि अतिक्रमण हटाया जाए और इस मांग का उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने तुरंत दिया। हिंसा के अगले ही दिन उन गलियों के बाहर बुलडोजर खड़े हो गए, गलियों को तालाबंद कर दिया गया और वहां के रहने वालों को कैद करके उनकी दुकानों को ढहाना शुरू कर दिया। शहर के वकील सक्रिय हुए, शहर के वकील एक्टिव हुए। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सामने अर्जी लगाई कि इस अतिक्रमण विरोधी अभियान को फौरन रोका जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने इस कार्रवाई को तत्काल रोकने का आदेश दिया, लेकिन मेयर और अधिकारियों ने खबर मिलने के बाद भी बुलडोजर नहीं रोके। इससे यह साफ हो गया कि वे मात्र अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे थे और नाकानूनी व्यवस्था लागू करने की बाध्यता के कारण वे दुकानों, घरों और मस्जिद को ढहाने का काम कर रहे थे, जो कोई भी अपनी इच्छा से नहीं करना चाहेगा। लोग मजबूरी में यह करते हैं क्योंकि ऐसा उन्हें करना पड़ता है। लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें रोक दिया, तब भी उन्होंने ध्वंस जारी रखा, बल्कि आदेश दिखाने के बाद भी कहा कि जब तक उनके हाथ कागज आधिकारिक तरीके से नहीं आता, वे नहीं रुकेंगे। इससे साफ हो गया कि यह मात्र मुसलमानों को प्रताड़ित, परेशान करने का बहाना था। इससे इस राजनीतिक दल का ही नहीं, बल्कि प्रशासकों के भीतर के निकृष्ट मुसलमान विरोध का भी एक और प्रमाण मिला। चूँकि अभी भी उन्हें प्रक्रिया की आड़ लेनी है, तो इस विध्वंस में हिंदू भी चपेट में आ गए, लेकिन इरादा साफ था। इस बीच हिंदी जनसंचार माध्यमों ने अपने भीतर के निकृष्ट मुसलमान विरोध का अश्लील प्रदर्शन हुआ। मुसलमानों के घर टूट रहे हैं, उनकी रोजी रोटी के साधन नष्ट किए जा रहे हैं। यह देखकर जो उछल रहा है
नाच रहा है, चीख रहा है, वह क्या इंसान भी है? पत्रकार होने की बात तो छोड़ ही दीजिए, यह निकृष्टता टेलीविज़न के पर्दों से हमारे घरों में गलाजात फैला रही है, लेकिन इसमें हमें मज़ा आ रहा है। इस घटियापन के बिना वह क्रूरता संभव नहीं थी जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का स्वभाव है। घटियापन आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयानों में था, जब उन सब ने कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों को भाजपा बसा रही है ताकि वह दंगा करा सके। यह भी उन्होंने कहा कि भाजपा गुंडों और लफंगों की पार्टी है, लेकिन इससे उनकी चतुराई छिपाई नहीं छिपती। उनके बयान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बहाने मुसलमानों के खिलाफ घृणा प्रचार है, लेकिन वह समझने वाले सब समझ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की यह चतुराई इसलिए और भी क्रूरतापूर्ण है कि वह जिन्हें बाहरी कह रही है वे उसके मतदाता रहे हैं। उनके बल पर वह सत्ता में आई है और अब उनका इस्तेमाल करके वह मुसलमानों के खिलाफ पूर्वाग्रह और घृणा को और गाढ़ा कर रही है। उसके समर्थक यह कहकर उसकी वकालत करते रहे हैं कि वह हिंदू भले ही दिखे, मुसलमान विरोधी नहीं, लेकिन उसके हर बयान से जाहिर होता है कि वह मुसलमानों के खिलाफ घृणा का खुलकर इस्तेमाल करती है। यानी बिना मुसलमान विरोधी घृणा के हिंदूपन संभव नहीं, यह साबित किया जा रहा है। और भले आपके समर्थक हों, मुसलमानों की बलि चढ़ाने में उसे संकोच नहीं। ताकतवर लोगों के इस तमाम घटियापन और क्रूरता के बीच हमें इंसानी भलाई और श्रेष्ठता के सबूत मिले। जिन गलियों में हिंसा हुई थी उसमें रहने वाले हिंदुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। हिंदू औरतों और मर्दों ने खुलकर कहा कि यह हिंसा उस लफंगों की भीड़ ने भड़काई थी जिसे पुलिस शोभा यात्रा कह रही है। हिंदुओं ने अपने पड़ोसी मुसलमानों को दोषी मानने से इनकार कर दिया। मुसलमानों ने भी अपनी नागरिकता का दावा इस हिंसा के बावजूद बरकरार रखा। राजकीय हिंसा के सामने ऐसा करने के लिए खासी हिम्मत चाहिए। वह हिम्मत असाधारण नहीं है, यह जहांगीरपुरी के निवासियों ने बतला दिया है। इस निकृष्टता के बीच ऐसे वामपंथी कार्यकर्ता थे जो इन गलियों में मौजूद रहे पहले दिन से। अगले दिन जब बुलडोजर रुक नहीं रहे थे तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बृंदा क्रात और हन्नान मुल्ला वहां पहुंचे और बुलडोजर के सामने खड़े हुए। कोई कारण न था कि वे वहां जाते। संसदीय राजनीति के घटिया तर्क से उनके वोटर यहाँ नहीं हैं। अगर कोई यह आरोप लगाए कि वे बंगाल को ध्यान में रखकर ऐसा कर रहे हैं तो इससे उसका घटियापन जाहिर होता है। बंगाल में चुनाव हो चुके हैं और इस अच्छाई की स्मृति बंगाल की व्यवहारिक बाध्यता के आगे याद रखी जाएगी, उसमें शक है। निश्चय ही माकपा के नेता किसी फायदे के लिए यह नहीं कर रहे थे। और उन वकीलों को याद रखिए जिन्होंने अदालतों दरवाजे खटखटाए। यह सब कुछ वह है जिसके सहारे हम उस निकृष्ट क्रूरता से लड़ सकते हैं जो हमें दलदल में घसीट रही है। खबर कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय दें। एक बिल्ली अपने बच्चे को 7 दरवाज़ा दिखाती है, तब जाके बिल्ली का आँख खुल जाती है, बिल्ली देखने लगता है। इन भारतीय मुसलमानों की आँख कब खुलेगी ये आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर।